हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अपना सेक्शन सी, जिसमें हम आज से शुरू कर रहे हैं विचारधाराओं का क्रम। तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं राजनीति विज्ञान में और उन विचारधाराओं को एक एक करके हम पढ़ेंगे। विचार और विचारधारा में अंतर होता है। जैसे विचार किसी एक व्यक्ति के मन में आता है, फिर वो उसे किसी दूसरे से शेयर करता है, दूसरा तीसरे से शेयर करता है और ऐसे जब आगे क्रम बढ़ता जाता है और उन विचारों से यदि वो सब सहमत होते हैं तो अब वो विचार नहीं रहकर एक विचारधारा बन जाता है। तो विचारों का आगे से आगे फैलाव ही एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी एक व्यक्ति के मन में आता है, मन मस्तिष्क में, और फिर वो अपने विचारों से अन्यों को अवगत कराता है, जिसे वे सब भी मानने लग जाते हैं। तो इसी विचारधाराओं के क्रम में आज हम अपना जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है उदारवाद। तो उदारवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी एक विचार का सम्मिश्रण नहीं है, बल्कि ये कई सारी विचारधाराओं का एक सम्मिलित रूप है। यदि हम इसको मुख्य रूप से देखें तो ये उदारवाद क्या है? ये लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का एक सम्मिलित रूप है। तो हम लोग परिचित हैं लोकतंत्र क्या होता है और व्यक्तिवाद क्या होता है। इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रारूप समझा देती हूँ कि जॉन लॉक जो थे वो उदारवाद के जनक हैं। जॉन लॉक उदारवाद के जनक हैं और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अतः यदि हम ये कहें कि उदारवाद का घर इंग्लैंड है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उदारवाद का घर इंग्लैंड में है और इसके जो जनक हैं वो जॉन लॉक है। तो जॉन लॉक ने ये समझाया कि जो उदारवाद है, उदार का अर्थ वही जो हम जानते हैं सामान्य रूप से दया, परोपकार, सहयोग, सहायता, जिस भी प्रकार की हम किसी की कर सकते हैं, वो सब मिलकर एक मिश्रित रूप में जो उदार शब्द बन आता है हमारे समक्ष, उसी उदारवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया। उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची लिबरेशन होता है। उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची लिबरेशन है जो लैटिन भाषा के लिबरलिस्ट शब्द से बना है। उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची है लिबरेशन और ये लैटिन भाषा के लिबरलिस्ट शब्द से बना है, जिसका उस भाषा में अर्थ होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से उसका संबंध होता है। तो उदारवाद भी इन विचारधाराओं को सम्मिलित करता है जिसमें व्यक्तिवाद और लोकतंत्र शामिल हो जाते हैं। व्यक्तिवाद का अर्थ ये है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे समाज है, राज्य है या अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सब में व्यक्ति महत्वपूर्ण अधिक है। कि राज्य और समाज को किसने बनाया? व्यक्ति ने बनाया। कि व्यक्ति ने ही समाज की रचना की, व्यक्ति ने ही राज्य की रचना की और व्यक्ति ही अन्य राजनीतिक संस्थाएं जैसे सरकार है, बहुत सारे आयोग है, समितियां हैं, इन सब की रचना व्यक्ति ने ही की है। दूसरी बात, इसलिए ये व्यक्तिवाद इसमें शामिल है। दूसरी विचारधारा लोकतंत्र की अब ये सारी संस्थाएं जो हैं, जैसे समाज है, राज्य है, सरकार है या जो भी आयोग है, समितियां हैं, ये सब कार्य किसके लिए कर रही है? व्यक्ति के लिए ही कर रही है। ये लागू किस पे होगा? व्यक्तियों पर ही होगा। तो इस तरीके से व्यक्ति का ही शासन है, व्यक्ति ने ही बनाया है, व्यक्ति का ही शासन चल रहा है और व्यक्तियों पर ही लागू होगा। तो ये सब चीजें लोकतंत्र में मौजूद है। इसलिए जॉन लॉक का मानना था कि उदारवाद में व्यक्तिवाद और लोकतंत्र शामिल है। उदारवाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है
मानती है एक ही चीज को, और वो है केंद्र उसका व्यक्ति। तो जितनी भी मानवीय व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी समाज में, जितनी भी राज्य में या विश्व में मौजूद है, उन सभी राजनीतिक संस्थाओं का केंद्र व्यक्ति है। इसलिए जितने भी राज्य, समाज और राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सब का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का ही कल्याण करने के लिए वो कार्य करें, व्यक्ति हेतु ही वो कार्य करें, व्यक्ति के कल्याण हेतु, क्योंकि ये समस्त संस्थाएं जितनी भी है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए बनी है, कल्याणकारी संस्थाएं हैं, जिसमें सद्भाव और सहयोग का मुख्य हाथ रहता है। इन संस्थाओं की सफलताओं में सहयोग ही वो ऐसी चीज है जिससे इन संस्थाओं को सफलता प्राप्त होती है। तो जॉन लॉक ने अपने इन समस्त विचारों को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका नाम उदारवाद कहलाता है। हम पुनः थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि उदारवाद का घर इंग्लैंड है, उदारवाद के जनक जॉन लॉक है, उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची लिबरेशन है, जो लैटिन भाषा के लिबरलिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से होता है। उदारवाद में एक विचारधारा नहीं है, बल्कि व्यक्तिवाद व लोकतंत्र दोनों का सम्मिश्रण है। उदारवाद में जब कभी भी कोई कार्य हुआ है तो उदारवाद में व्यक्ति को ही केंद्र मानकर उसने अपने समस्त कार्यों को पूर्ण किया है, और उन समस्त कार्यों में व्यक्ति ही केंद्र है। इसलिए इन समस्त संस्थाओं को व्यक्ति के कल्याण हेतु ही कार्य करना चाहिए। ये लोक कल्याणकारी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन को उच्च और विशिष्ट स्थान देते हुए उसके कल्याण के लिए ही समस्त कार्यों को करें। ये सारी बातें बताने के बाद यदि हम पुस्तकीय भाषा को पढ़ें तो ये है कि उदारवाद कोई निश्चित विचारधारा नहीं है, वरन ये अनेक विचारधाराओं का सम्मिश्रण है। उदारवाद का घर इंग्लैंड रहा है तथा इंग्लैंड में इसका उदय अनुदारवाद के विरोध में हुआ था, जहां अनुदारवादी ब्रिटेन में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं और रूढ़ियों को बनाए रखना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर उदारवादी एक सुधार, परिवर्तन, प्रगति का समर्थन कर सदैव नवीन विचारों का स्वागत करते थे। उदारवाद परिवर्तन हेतु क्रांति के मार्ग को भी अपनाने के लिए मना नहीं करता है। उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची लिबरेशन लैटिन भाषा के लिबरलिस्ट शब्द से बना है, जिसका उस भाषा में अर्थ होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं। उदारवाद व्यक्तिवाद व लोकतंत्र को सम्मिलित करता है और इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। अतः राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र ही हैं, और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही पूर्ण किया जाना चाहिए। तो उदारवाद का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में, वो ये व्यवस्था थी कि उदारवाद का जन्म अनुदारवाद के विरोध में हुआ था, जहां अनुदारवादी पुरानी परंपराओं, रीतियों, रूढ़ियों और रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर इसके विरोध में उदारवाद क्या चाहता था? उदारवाद नवीन विचारों को, प्रगतिशील विचारों को और जो भी आधुनिकता से लिए हुए विचार थे, उन सभी को परिवर्तन के रूप में अपनाकर सदैव प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है।
तो यदि हम ये कहें कि उदारवाद का जन्म अनुदारवाद के विरोध में हुआ है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो ये सामान्य परिचय रहा उदारवाद का। अब हम पढ़ते हैं उदारवाद के मूलभूत सिद्धांत कि उसके मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से थे। उन सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है उसका मानवीय विवेक में आस्था। इसका अर्थ यह है कि उदारवाद व्यक्ति को केंद्र मानता है और व्यक्ति को केंद्र मानने के बाद व्यक्ति के दिमाग की ही बात है। व्यक्ति का मन मस्तिष्क जो होता है वो काफ़ी व्यापक होता है, उसमें बहुत सारे विचार आते और जाते रहते हैं आवेगों और संवेगों के रूप में। तो व्यक्ति को के विवेक में पूर्ण आस्था रखता है कि वो विवेक ही है जो व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। टॉमस पैन जैसे जो विचारक रहे हैं जिन्होंने अपना ये मंत्र दिया था कि मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है, यानी कि हमारा जो धार्मिक स्थल है हिंदुओं का मंदिर होता है तो क्रिश्चियन का धार्मिक स्थल चर्च होता है। तो हमारे मन के अंदर ही हमारा मंदिर है, चर्च है। हम ईश्वर के सामने कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते या उससे प्रेरित नहीं कर सकते। तो मानवीय विवेक में उसकी पूर्ण आस्था थी कि मानवीय विवेक कई बार हमेशा ही अपने हित के अनुसार ही कार्य करते हैं। उदारवाद मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था रखता है। उदारवाद मन की भावनाओं पर विवेक की प्रधानता का में विश्वास करता है। टॉमस पैन जैसे विचारकों का मानना है कि मेरा अपना मन मेरा चर्च है पर विश्वास करते हैं। उदारवाद किसी भी निर्णय परंपरा को सही मानकर नहीं बल्कि बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरने पर ही विश्वास करता है कि हमारा मन ही है जो हमारा विवेक ही है जो हमें अच्छे बुरे सच झूठ का निर्णय करने में हमारी मदद करता है। और इसीलिए हमारा जो मन है मन के ऊपर हावी रहता है हमारा मस्तिष्क। ऐसा उदारवादियों का मानना है कि विवेक से जो कार्य पूर्ण किया जाता है कि ऐसा सदा से होता आ रहा है या ऐसा ही होता है, उसमें हमारा उदारवाद विश्वास नहीं करता बल्कि किसमें विश्वास करता है, मानवीय बुद्धि पर, कि बुद्धि की कसौटी पर यदि वो चीज़ सही उतरती है, खरी उतरती है, तभी उस चीज़ को अपनाया या माना जाता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है इतिहास तथा परंपराओं का विरोध, कि उदारवाद इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है। अभी हमने पढ़ा था कि अनुदारवाद के विरोध में ही उदारवाद का जन्म हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि परंपराएं बुरी नहीं होती, लेकिन परंपराओं में यदि औचित्यपूर्णता न हो, यदि परंपराओं को तोड़ना आवश्यक हो तो उदारवाद उसे तोड़ने की बात कहता है। कि इतिहास में यदि कभी कोई गलत निर्णय हो जाता है या कभी कोई गलत परंपरा विकसित हो जाती है तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो उन गलत परंपराओं और गलत निर्णयों को हमेशा के लिए आगे बनाए रखे। तो उदारवाद क्योंकि मानवीय विवेक में आस्था रखता है, इसलिए उनका मानना है कि इतिहास और परंपराओं का विरोध भी करना पड़े यदि वो सत्य की कसौटी पर सही नहीं उतरते तो उन विचारों और इतिहास का विरोध किया जा सकता है। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और ऐसे किसी भी विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता जो बुद्धि संगत नहीं है, चाहे वह कितनी भी पुरानी परंपरा क्यों न हो। यदि बुद्धि को स्वीकार नहीं है
उस इतिहास और परंपरा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला विचार है नागरिक स्वतंत्रता, कि ये समाज, ये राज्य और जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सभी में व्यक्ति मुख्य है और मुख्य होने की वजह से उन नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसा हमने पढ़ा कि लिबरलिस्ट का अर्थ ही स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से होता है। तो उदारवाद उन्हें इस चीज़ के ऊपर अपना दृष्टि डालता है, प्रकाश डालता है कि व्यक्तियों को, नागरिकों को सदैव स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है। इसलिए व्यक्ति के जीवन पर किसी भी स्वेच्छाचारी संस्था या सत्ता का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वह स्वयं अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय लेकर आचरण कर सके। उदारवादी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता देने का समर्थन करता है, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है। इसीलिए उसे जीवन के हर दौर में, चाहे वो व्यवस्था सामाजिक हो, चाहे से आर्थिक हो, चाहे से राजनीतिक और धार्मिक ही क्यों न हो, समस्त व्यवस्थाओं में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यही उदारवाद का नारा है। अगले सिद्धांत की ओर हम ध्यान देते हैं तो वो है व्यक्ति साध्य है और राज्य व समाज साधन मात्र है। कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कुछ उपकरण हमारे साथ होते हैं और उस उपकरण को लेकर ही हम उन कार्यों को करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण चाय का ले लीजिए कि यदि हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए जितने भी मेन इंग्रेडिएंट्स है जो, वो सारी चीज़ें क्या है, एक साध्य नहीं है बल्कि साधन है चाय को श्रेष्ठ बनाने के लिए। और लक्ष्य क्या है, चाय बनाना। तो यहाँ पर भी लक्ष्य क्या है, व्यक्ति है, और ये राज्य और समाज क्या है, उपकरण है जो इस व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने में उसकी मदद करते हैं। तो उदारवाद का मानना है कि व्यक्ति साध्य है, इसलिए उसके जीवन में जितनी भी सहयोग, जितना भी कार्य समाज और राज्य कर सकता है, उसे उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने ही होंगे। उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानकर व्यक्ति की बौद्धिक, आध्यात्मिक और रचनात्मक शक्तियों का विकास करना अति महत्वपूर्ण समझता है, क्योंकि व्यक्ति साध्य है तथा समाज व राज्य उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन मात्र ही है। अर्थात समाज और राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे व्यक्ति के लक्ष्य पूर्ति में सहायक बने। यदि राज्य और समाज व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करने में उसकी मदद करते हैं तो वो ठीक है, और यदि ये राज्य और साधन नामक संस्थाएं यदि व्यक्ति के जीवन में बाधा बन के उभरती है तो उदारवाद इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है और चाहता है कि जो भी कुछ कार्य हो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के जीवन में सद्भावना और कल्याण का यदि मार्ग प्रशस्त होता है तो वो ही उदारवाद पूर्ण रूप से उदारवाद माना जाएगा।